ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। इस नाशवान जगत में हर वस्तु नष्ट होगी, पर विचार, आदर्श और सपने जीवित रहेंगे। एक व्यक्ति किसी विचार के लिए भले मर जाए, पर उसका वह विचार सदा जीवित रहेगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुरक्षा चिंताओं के बीच नई रणनीति। अभी आपने देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितना तनाव रहा, और उसके बाद सीज फायर भी हो गया है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री के ने एक नई रणनीति अपनाने की घोषणा की। इसे उन्होंने न्यू नॉर्मल कहा। भारत की भू राजनीतिक चुनौतियां और नई परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करने वाली इस नीति के केंद्र में पाकिस्तान है। जब देश वैश्विक मंच पर अपने हितों की रक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तो इसके पीछे एक ठोस रणनीति काम करती है। भारत की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पाकिस्तान के साथ न्यू नॉर्मल या फिर नया सामान्य की रणनीति पर आगे बढ़ने का संकेत भारत की परंपरागत कूटनीति से अलग और बेहद यथार्थवादी है। भारत पाकिस्तान संबंधों का भविष्य अब जटिल और बहुआयामी चुनौतियों से भरा हुआ है। इसमें भू राजनीतिक हित, आतंकवाद और कश्मीर और द्विराष्ट्रवाद शामिल है। भारतीय विदेश नीति के लिए सबसे विकट चुनौती पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों की रही है। भारत में करोड़ों मुसलमानों का सामान्य जीवन पाकिस्तान की स्थापना को औचित्यहीन बनाता है, और इन सब के बीच आंतरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता से जूझते पाकिस्तान में सेना का सर्वसत्तावादी हावी रहा है। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा में गहरी अशांति से पाकिस्तानी सेना बेहाल है, और उसकी जन स्वीकार्यता को गहरा झटका लगा हुआ है। जनरल असीम मुनीर ने 17 अप्रैल 2025 को विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के एक सम्मेलन में द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत को पुनः उभारते हुए पाकिस्तान की स्थापना का वैचारिक आधार स्पष्ट किया और भारत को चुनौती दे दी। मुनीर की यह टिप्पणी पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और सैन्य प्रतिष्ठान को मजबूत करने और पाकिस्तान की अंदरूनी और बाहरी राजनीति में एक मजबूत इस्लामी पहचान स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखी गई। पहलगांव में हुए आतंकी हमले में धर्म के आधार पर गोली मारने की घटना में यह स्पष्ट संदेश दिया था कि जनरल मुनीर जिया उल हक के नक्शे कदम पर चलकर भारत को खतरे में डालना चाहते हैं। और भारत ने पहलगांव आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। देखिए पाकिस्तान की अलग बात है। आप देखते हैं कि वहां सेना का राजनीति में एंट्री है, सेना की अपनी कंपनियां चलती हैं, जो इनके जनरल जो भी हैं, ये आप देखते हैं इनके माला माल हैं। इनके परिवार आप देखिए विदेशों में रहते हैं, इनके पैसा विदेशों में रखा जाता है, और यहाँ जनता को बगलाने के लिए इस तरह के भारत के खिलाफ इस तरह की बातें उगलते रहते हैं। और कहते हैं कि वहाँ बचपन से ही जन्म लेने के बाद ही पढ़ाया जाने लगता है कि भारत उनका दुश्मन है। समझ रहे? और भारत और पाकिस्तान सीमा पर अभी शांति है, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। दुश्मन देश से संबंधों की रणनीति संतुलन, सतर्कता और दूरदर्शिता की मांग करती है। ना तो अत्यधिक नरमी सही है, ना है हर समय टकराव। सबसे अच्छी नीति वही है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संवाद, प्रतिरोध दोनों के लिए तैयार रहे। हालांकि भारत की संवाद की नीति को पाकिस्तान ने हमेशा कमजोरी ही समझा है, जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक कोई सार्थक संवाद संभव नहीं है। भारत की असल चुनौती पाकिस्तान में राजनीतिक सत्ता का कमजोर होना है। भारत में संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय सेना राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती और अपनी भूमिका सीमित रखती है, और आप देखते हैं कि वहीं पाकिस्तान की सेना देश की राजनीति को नियंत्रित करती है। भारत पाकिस्तान के बीच 1947 के विभाजन के बाद से संबंधों में तनाव बना रहा है। पाकिस्तान ने कई बार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत की सुरक्षा, शांति और अखंडता को चुनौती दी है। ये चुनौतियां केवल सैन्य नहीं बल्कि कई स्तरों पर हैं। पाकिस्तान की भूमि का उपयोग भारत विरोधी आतंकी संगठनों को प्रेशर के तौर पर आप देखते हैं कि होता है और नागरिक किया जाता है। पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन, आम नागरिक और सैनिकों पर गोलीबारी और तथा घुसपैठ की कोशिश करता रहा है, और वह हमेशा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देता रहता है।
अब जबकि प्रधानमंत्री ने नई रणनीति पर आगे बढ़ने के संकेत दिए, तो भारत की संभावित कूटनीतिक और रणनीतिक कदम तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियां एक दूसरे के सामने होंगी। लिहाजा पाकिस्तान के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध अब संकट में। पाक में दूतावास और राजनयिक कार्यालय बंद किए जा सकते हैं। राजदूतों और कर्मचारियों की वापसी के साथ सरकार के बीच कोई भी आधिकारिक बातचीत या संपर्क समाप्त हो सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ताएं और संवाद स्थगित या फिर रद्द हो सकते हैं। व्यापार, आप देखते हैं कि व्यापार, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान जैसी सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित या निरस्त किए जा सकते हैं। वीजा सेवाएं, लोगों की आवाजाही पर रोक लग सकती है। इसमें अधिकांश कदम वर्तमान में प्रभाव में हैं। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए राजनयिक संबंधों को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए। वहीं 1960 के सिंधु जल समझौते को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया। भारत पाक संघर्ष में चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहने की बात कही थी और अब सिंधु जल समझौते पर उसका रुख देखना दिलचस्प होगा। इन नदियों का आरंभ चीन पे शासित तिब्बत से होता है। यह स्थिति भारत के रणनीतिक कदमों को प्रभावित कर सकती है। भारत ने साफ कहा कि भारत पाक के कब्जे वाले कश्मीर वापस लेने की पर बात करेगा। वहीं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। ये आप देख लीजिए, ये हिस्सा है ना पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है पीओके, उसी की बात हो रही है। ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। और देखिए, चीन और पाकिस्तान दोनों से भारत का सीमा विवाद है और कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। पाकिस्तान भारत से सीधे युद्ध में कई बार पराजित हो चुका है, इसलिए उसने चीन से कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध स्थापित करके भारत की चुनौतियां बढ़ाई हैं। पाकिस्तान चीनी मॉडल पर आधारित ऐसा देश बनने की ओर अग्रसर है कि जिसकी हर जरूरत चीन से पूरी होगी। देश पर उसी का पूरा नियंत्रण होगा। पाकिस्तान के स्कूलों में मंदारिन का अनिवार्य कर दिया गया। बैंकों में युआन के लेन देन का आसान बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो और अन्य यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी चीनी कंपनियों को उठा रही हैं। अरबों डॉलर दांव पर लगाने के बाद पाकिस्तान को सुरक्षित रखने करने की चीन की मजबूरियां हैं। चीन के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तान भारत के सुरक्षित तंत्र को भविष्य में भी चुनौती दे सकता है। इसमें चीन के साझा हित हो सकते हैं। भारत की भू राजनीतिक स्थिति उसे एशिया के केंद्र में एक रणनीतिक शक्ति बनाती है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पूर्व में चीन, बांग्लादेश और तथा म्यांमार। यह स्थिति भारत को अनेक अवसरों, चुनौतियां दोनों से जोड़ती है। चीन पाकिस्तान गठजोड़ को ध्यान में रखते हुए भारत को ऐसी कूटनीतिक और रणनीतिक नीतियां अपनानी होंगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अन्य हितों की पूर्ति भी कर सकें। न्यू नॉर्मल भारत की आक्रामक कूटनीति और सैन्य रणनीति का स्थिति में है। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करके भारत ने अपने मजबूत इरादों को दिखाया है, लेकिन दीर्घकालिक स्तर पर यह नीति तभी असर दिखाएगी जब आतंकवाद पर काबू पाया जा सके। अब देख लीजिए, चाइना पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ था, लेकिन इस तरह का ना तो रूस हमारे साथ खड़ा था, ना ही अमेरिका आपने देखा है कि खड़ा हुआ दिखाई देता था। अमेरिका तो हमारी तुलना पाकिस्तान से कर रहा था दूसरों के लिए। कहते हैं कि दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू है कि दूसरों के काम आना ही जीवन है। ऐसा बनने की कोशिश की जाए जैसे कि कुदरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण में अक्सर बचपन का एक वाक्य सुनाती हैं कि मैं गांव की एक गरीब परिवार में से हूं। शुरू से ही मैं हरियाली से वाकिफ रही हूं। हमारे घर की रसोई में सूखी लकड़ी को जलाकर खाना बनता था, क्योंकि हमारे पास खाना पकाने का कोई अन्य साधन नहीं था। और बहुत सारे परिवारों में अभी भी आप देखते हैं कि इसी तरह से खाना बनता है, लकड़ियों से। और मेरे माता पिता जंगल से लकड़ी की टोटी, टहनियाँ बीन चुनकर लाते थे। फिर आप देखिए, घर लाकर उन्हें कुछ दिन सुखाते और छोटे छोटे टुकड़े करते। मैं गौर से सब देखती रहती थी। पिताजी लकड़ी जलाने से पहले सिर झुकाकर नमन जरूर करते थे। मैंने जिज्ञासावश एक दिन पूछ ही लिया कि पिताजी, आप लकड़ी जलाने से पहले नमन क्यों करते हैं? तब पिताजी सहज भाव से समझाने लगे, बेटी, यह अब सूख गई है, परंतु पुरानी हो गई है, लेकिन इन्होंने सारी जिंदगी हमें फल फूल, छाया, हवा और पानी दिया। अब बूढ़ी होकर भी हमारे बड़े काम ही की आ रही है, इसलिए मैं चोट देने और जलाने से पहले इससे क्षमा मांगता हूँ। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते और सूरज खुद को रोशन नहीं करते। यानी दूसरों के लिए जीना कुदरत का कायदा है। इंसान समेत कुदरत की हर चीज़ एक दूसरे की मदद करने के लिए भी पैदा हुई है। चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, जिंदगी अच्छी और खुशहाल होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। और किसी अन्य देश में एक पिता अपने बेटे के स्कूल में गया। खेल के मैदान के एक तरफ टहलते टहलते उसकी नज़र चटकीले लाल रंग के एक बेंच पर पड़ी।
बेंच जरा अलग आकार प्रकार का था। उसे देखकर पिता के मन में जिज्ञासा उठी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्या यह बेंच बैठने के लिए है या नुमाइश के लिए? बेटे ने जवाब दिया, नहीं नहीं, यह यूं ही बैठने या फिर सजावट के लिए नहीं है, बल्कि यह दोस्त ढूंढने का बेंच है। जब कोई विद्यार्थी खुद को अकेला महसूस करता है या उसके संग खेलने वाला कोई नहीं होता है तो वह इस पर आकर चुपचाप बैठ जाता है, और इस पर यूं अकेला बैठ देख बाकी सहपाठी उसे फौरन अपने संग खेलने का न्योता देने लगते हैं। और आप देखते हैं कि बच्चों का अकेलापन दूर करने के लिए उस स्कूल के प्रशासन ने वाकई काबिले तारीफ तरीका अपनाया, और इससे सीखा जा सकता है कि हर बंदा खुद में इतना भी मदमस्त ना रहे कि मदद के लिए दूसरों की खामोश पुकार भी ना सुन सके। जीवन के हर मोड़ पर हर किसी को किसी न किसी की मदद और सहयोग की जरूरत होती है। यथासंभव आगे बढ़कर हर किसी की मदद के लिए सदा तत्पर रहें, और किसी जरूरतमंद की मदद करना न केवल निजी स्तर पर सुख का कारण बनता है, बल्कि विपरीत हालात में जब कोई हमारी मदद करता है तब हमें इसकी अहमियत ज़्यादा शिद्दत समझ में आती है। खुद को इतना व्यस्त, इतना अनुशासित, इतना निज निश्चय नहीं बना लेना चाहिए कि हमें आसपास को जानने का समय ही ना मिले कि दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, वे कैसे मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और या कहीं उन्हें मदद की ज़रूरत तो नहीं है। अपने आप में केंद्रित और समर्पित रहने के बजाय दूसरों के लिए भी यथासंभव हाथ बढ़ाना चाहिए। भारतीय सेना और कई शिक्षा संस्थानों का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा, दूसरों की सेवा के ही भाव का बखूबी संचार करता है। खुद से पहले दूसरों की सेवा को अपने जीवन का संस्कार और सिद्धांत बनाने में जो आनंद है वह केवल और अकेले अपने लिए जीने में कतई नहीं है। यूँ भी आप देखिए, जो इंसान मानव सेवा में लीन रहता है वह सदा बुराइयों से दूर रहता है। दिल से सेवा करने से हमारे परिवार कारोबार में भी बरकत और समृद्धि आती है। इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा तन, मन, धन और समय दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इंसान मृत्यु के बाद अपने साथ धन दौलत नहीं ले कर जाता, बल्कि अपने संग भाज अपनी अच्छाइयों का अंबार लेकर जाता है। दूसरों की भलाई ही सही मायने में ध्यान और ईश्वर की भक्ति है। खुशी पाने के लिए ही खुशी बांटी जाती है। सिख धर्म की लंगर और छबील प्रथा का मूल मंत्र दिल से सेवा की है। गुरु नानक देव का एक प्रसंग है। एक दफ़ा एक व्यक्ति ने गुरु नानक देव से पूछा था, मैं इतना गरीब हूँ कि किसी की क्या सहायता कर सकता हूँ। गुरु नानक देव सहज भाव से बोले, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। और उस व्यक्ति ने जानना चाहा, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, कुछ है कहाँ। गुरु नानक देव ने समझाया, तुम्हारा चेहरा मुस्कान दे सकता है, तुम्हारी जुबान किसी की प्रशंसा कर सकती है, दूसरों में सुकून जानने के लिए मीठे वचन बोल सकती है, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। खतरों के वर्कस। पहलगांव हमले की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान के साथ हुई सैन्य संघर्ष के बाद भारत ने अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव किया। आतंकवाद के खिलाफ सतत संघर्ष के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं। शीर्ष नेतृत्व लगातार उन जगहों पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ा और पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश कर रहा है जिन पर पाकिस्तान ने हमले की बात कही थी। इसी क्रम में रक्षा मंत्री श्रीनगर में सेना के जवानों से मिलने गए। वहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। पाकिस्तान एक दुष्ट और गैर जिम्मेदार देश है। उसके पास परमाणु हथियार होना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, और वह बार बार भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। और इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भारत कभी पाकिस्तान की परमाणु धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु आयुध पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी होनी चाहिए। भारत इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंध तोड़ सिंधु जल समझौते को निलंबित और उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर उसके काफ़ी कमजोर कर दिया है। अब उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी घेरने की तैयारी कर दी गई। अगर उसके परमाणु हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी पर सहमति बनती है तो पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु आयुध को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है, इसलिए कि वहाँ आतंकवादी संगठनों को प्रेशर मिलता है। वहाँ के खूंखार दहशतगर्द सेना और खुफिया एजेंसी के संरक्षण में रहते हैं। ऐसे में यह खतरा लगातार बना रहता है कि उसके परमाणु हथियार अगर आतंकियों के हाथ लग गए तो वे विनाश का कारण बन सकते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं है, पर दूसरे देशों में भी उसके आतंकियों की गतिविधियां उजागर हैं। इसलिए यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारत ने न सिर्फ उसके 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बना कर उन्हें ध्वस्त कर दिया, बल्कि इसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिए कि वहाँ का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व विश्व आतंकवादी की सूची में शामिल संगठनों और आतंकियों के साथ खड़ा है। इतना कुछ
हो जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर के त्राल और केल्लर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 आतंकियों का मारा जाना इस बात का सबूत है कि अब भी वह घाटी में दहशत गर्दी को बढ़ावा दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत ने अपनी रणनीति बदल के जमीनी स्तर और विश्व मंच दोनों जगहों पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर ली है। घाटी से दहशतगर्दों की सफाई का निरंतर अभियान उसी का नतीजा है। मगर विचित्र है कि पाकिस्तान के खिलाफ इतने सबूत होने और उसके लगातार आतंकवाद को पोषने के प्रमाण मिलते रहने के बावजूद चीन, तुर्की जैसे कुछ देश उसका खुला समर्थन कर रहे हैं और इन दोनों देशों के पाकिस्तान से अपने स्वार्थ जुड़े हैं, पर दूसरे देशों से उसकी हकीकत छिपी नहीं है। अगर भारत गंभीरता से उसके परमाणु हथियारों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है, कूटनीतिक प्रयासों से इस पर वैश्विक सहमति बनाने में कामयाब हो जाता है, तो निस्संदेह इसकी बड़ी कामयाबी होगी। लापता लोग। हरियाणा में इस वर्ष के शुरुआती 3 महीने में ही 4100 लोगों के लापता होने की खबर चिंताजनक है। ये है हरियाणा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी? हरियाणा की। और देख लीजिए, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। 1 नवंबर 1966 में राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1966 में। विधानसभा में आप देखिए 90 सीटें हैं और राज्यसभा में आप देखेंगे 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। और इस राज्य के सुरक्षा इंतजाम और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठते हैं। एक राज्य में रोजाना औसतन 45 लोगों का गुम हो जाना और उनका फिर कभी ना मिलना एक ऐसी त्रासदी है जो न केवल सरकारी तंत्र की नाकामी को दर्शाता है, बल्कि एक ऐसी जटिल समस्या का सूचक भी है जो कि कई स्तरों पर प्रभावित परिवारों और लोगों पर गहरा असर डाल रहा है। गौरतलब है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के गुम हो जाने के अलावा 1000 से ज़्यादा लोगों के अपहरण के मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े किसी भी जिम्मेदार सरकार को विचलित करने वाले होने चाहिए। यही वजह है कि एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्य की पुलिस को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते के भीतर इस मसले पर जवाब मांगा। आयोग ने सख्त टिप्पणी की कि ये आंकड़े सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र के विफल होने की गंभीर स्थिति को दर्शाते। यह समझना मुश्किल नहीं है कि जो लोग गुम हो जाते हैं उनके परिवार को किस गंभीर मानसिक आघात का सामना करना पड़ता होगा, खासकर तब जब उन्हें यह नहीं पता कि उनके जो परिजन गुम हो गए हैं वे जीवित हैं या नहीं। मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी बिल्कुल सही है कि यह गहन मानवीय पीड़ा और संकट की स्थिति को दर्शाता है। यह छिपा नहीं कि लापता हो जाने वाली महिलाएं, बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लोग मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण, देह व्यापार, अवैध अंग व्यापार जैसी आपराधिक गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं। जाहिर है कि यह सिर्फ बड़ी संख्या में रोजाना बच्चों, महिलाओं और अन्य लोगों के लापता होने का मामला नहीं है, बल्कि इसका सिरा एक व्यापक संगठित अपराध तंत्र से जुड़ा दिखता है। विचित्र है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लापता हो रहे हैं। हरियाणा सरकार प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई होती नहीं दिखती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।